हाँ जी, चलिए हमारे यहाँ मैकियावेली पर। मैकियावेली का जो जन्म है बेसिकली 1469 में इटली शहर में हुआ, इटली नामक एक कंट्री में हुआ है और ये फ्लोरेंस नगर के थे। बेसिकली ये एक ऐसी फैमिली से आ रहे थे जो बिल्कुल ही अच्छी खासी रिचर फैमिली थी, एक संपन्न परिवार था, ठीक है। और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, शिक्षा बहुत अच्छी रही थी। बहुत ही कम आयु में जो थे ये सरकार के एक उच्च पद, सरकार के द्वारा प्राप्त किसी एक उच्च पद पर भी आसीन हो गए थे, मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इनको प्राप्त हो गई थी। और फिर बहुत सारे कंट्रीज में ये राजनयिक यानी कि फॉरेन जो राजदूत होते हैं या फॉरेन जो हमारे विदेशी सचिव वगैरह होते हैं, तो ये उसके लिए नियुक्त होकर के बहुत सी कंट्रीज में गए हैं घूमने के लिए और वहाँ का जो है इन्होंने स्ट्रक्चर देखा है कि किस प्रकार का राज्य है, किस प्रकार की पॉलिसी है, किस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम चलाया जाता है, इसका उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। जब 1513 में यानी 1513 में क्या हुआ था कि इटली के अंदर अचानक से जो है एक क्रांति होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पर जितने भी ज़्यादा अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो लोग जो है वहाँ पर अपना जो है रिज़ाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। और जब वो रिज़ाइन कर रहे थे, क्योंकि मैकियावेली जो थे, जब उन्होंने द प्रिंस लिखा था, तो द प्रिंस में उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों का मेंशन किया है जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि सत्ता आप पा तो लेते हैं, लेकिन सत्ता को बनाए रखने की कला क्या होती है, इसका अनुभव भी होना आपको अनिवार्य होता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इनकी मेन क्रक्स पे, मेन विजन पे, द प्रिंस के ऊपर। जो द प्रिंस में इन्होंने, क्योंकि आपके पास आएगा क्वेश्चन कि मैकियावेली की राजनैतिक विचारधारा क्या थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी उनकी, और इनको मॉडर्न फिलोसोफर किस वजह से बोला जाता है, क्यों इनका द प्रिंस पढ़ना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम आ रहे हैं द प्रिंस के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो बुक थी उसका नाम द प्रिंस था। द प्रिंस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। ये जो किताब है पढ़ना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि आपको अगर राजनीति की समझ नहीं है, पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, तो आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, ठीक है। ये उसी का आपको अध्ययन कराती है। ये आवश्यक हो जाता है आपके लिए समझना कि पॉलिटिक्स के लिए प्रिंस इसलिए ज़रूरी हो गई है और आज के संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी टाइम में तो इसको पढ़ना ही ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टाइम में एडवांस जो आपकी टेक्नोलॉजी है, एडवांस आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज चल रही है, एडवांस जो आपकी शासनिक व्यवस्था यानी जिस प्रकार का शासन व्यवस्था आपकी चलती है, इन सब चीज़ों में आप किस प्रकार से सस्टेन करेंगे, किस प्रकार से सर्वाइव करेंगे, किस प्रकार से आप जो है अपने काम बनवाएंगे, वो इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं प्रिंस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैकियावेली बताते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ही शरीफ है, मासूम है, ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब बात सत्ता की आती है, बात जब आती है पावर की, ठीक है, और पावर एक ऐसी व्यवस्था है जो एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी जो है पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। वो आप देखते होंगे कि जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर जितने भी नेता बैठे हुए हैं, पहले तो वो जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उनका जिस तरीके का रवैया होता है बहुत ही सहिष्णु भाव का होता है, ठीक है। लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सब चीज़ें उनकी चलती है। लेकिन जब उनका पद थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, लोगों के बीच में उनकी पहचान होनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सत्ता के प्रति लालसा है वो और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी वो एज अ विधायक अगर वो नियुक्त हुआ है, उसकी लालसा होगी कि अब मुझे सांसद बनना है। सांसद के बाद उसके मन में आएगा कि अब मुझको एक मंत्री भी बनना है। मंत्री बनने के बाद उसके दिमाग में आएगा नहीं भाई अब राज्यसभा का सांसद भी बनना है। राज्यसभा का सांसद बनने के बाद फिर उसके दिमाग में आएगा कि क्यों ना देश का नेतृत्व किया जाए। तो ऐसे करके जो सत्ता के प्रति लालसा होती है, जो लालच होता है, वो लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, आप किसी भी प्रकार की पावर स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उस पावर को प्राप्त करने के बाद भी आप उस पावर को मेंटेन किस तरीके से रखते हैं, ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। और यही पर बहुत से लोग जो है मात खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, परवेज मुशर्रफ, हर किसी को पता है कि कौन थे परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के जो थे राष्ट्रपति थे। जब उन्होंने वहाँ पर सत्ता हासिल करी थी, ठीक है, सत्ता हासिल करने के बाद उनके पास सबसे बड़ा गोल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हम देखते हैं, खासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब हम देखते हैं, जब भी कोई सेना का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसकी सबसे पहली लालसा होती है कश्मीर को वापस पाने की, ठीक है। ये उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अब मैं पावर में हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। परवेज मुशर्रफ जी ने जब पाकिस्तान की सत्ता हाथ में ली और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहाँ पे मिलकर के आए थे, उसके कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि हमारे देश की जो सबसे हाईएस्ट जो ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, कारगिल वगैरह है,
उन पे पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्जा कर भी रखा है। वो युद्ध शुरू होता है और युद्ध शुरू होने के बाद जब उसमें वो हारते हैं तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है परवेज मुशर्रफ का डिक्लाइन फेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप देखिए सत्ता जब किसी व्यक्ति के पास आती है उसके बाद उस सत्ता का खुमार ऐसा चढ़ता है कि वो अपने आप को ईश्वर समझने लग जाता है। वो ये समझने लगता है कि मैं ही हूँ, सारी चीजें मैं ही बहुत अच्छे से करूंगा, मेरे अलावा कोई और नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, एक एग्जांपल आप अमेरिका से ले लीजिए। अब अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री है, ऑब्वियसली बात है सुपर पावर कंट्री। ठीक है, सब देशों को लोन देता रहता है, सब देशों से जो है टैरिफ लगाता रहता है और बहुत सी कंट्रीज से तो जो है ये इनडायरेक्ट वे में कॉलोनियलिज्म को भी हैंडल करता है, क्योंकि इकोनॉमी पे जो है इसका कब्जा रहता है। जैसे कि पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अमेरिका के भरोसे ही पल बल रहा है। ठीक है, वहीं उसने चाइना से भी पैसा ले रखा है और उसके सहारे भी वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि अमेरिका के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें बराक ओबामा जो थे या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, इनका जो कार्यकाल था लगातार 5 साल से आगे 5 साल एक्सटेंड हुआ है, यानी 10 साल इन्होंने टाइम निकाला है। बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने भी 10 साल का टेन्योर लिया था। ठीक है, 5+5 का। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रंप के कार्यकाल की गणना करते हैं तो जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था 5 साल का, उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रंप जो है हार जाते हैं। कारण क्या था इसका? इसका कारण सीधा सीधा तौर पे था सत्ता की भूख। समझ आ रही है? उनके कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे कानून थे जिसको वहां की जनता को पसंद ही नहीं आए थे जब उनका कार्यकाल चल रहा था। ठीक है, आप अगर पावर में आ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस पावर को बनाए रखने का तरीका क्या है। अगर आप देखेंगे जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति बनते हैं, 5 साल बाद जब उनका इलेक्शन होता है और फिर जो है बाइडेन जो है वो नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं और फिर उनके जाने के बाद फिर 5 साल जो है वो आते हैं, ट्रंप जो आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 5 साल थे, उस 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया था, उस 5 साल के जो टाइम पीरियड में उन्होंने काम किया था और कुछ पॉलिसीज और नीतियां बताई थी उन्होंने। ठीक है, कि उन्होंने क्या टॉप नीतियां बताई थी? उन्होंने बताया था कि हम जो है इस तरीके से कुछ टैरिफ वगैरह पे काम करेंगे, जो नॉन अमेरिकीज हैं उन लोगों को इस कंट्री से बाहर करेंगे, अमेरिकन के लिए विशेष रूप से जो है यहाँ पे अच्छे रोजगार, अच्छी प्रकार की सुविधाएं इन सबको मुहैया कराएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में जो आम लोगों के बीच में जो डिस्कस करना चाहिए राष्ट्रपति ने वो डिस्कस किया और वो दोबारा पावर में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका जो कार्यकाल है 5 साल के बाद अगेन 5 साल क्यों नहीं बन पाया? कारण एक वो विश्वास हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, बराक ओबामा को आप ले लीजिए, बिल क्लिंटन को आप ले लीजिए, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन को आप ले लीजिए, इनके जो कार्यकाल थे लगातार 10 साल के रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्रंप का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 5 साल का रहा और फिर ब्रेक करके 5 साल बाद फिर वो दोबारा पावर में आए हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, भारत के अंदर आप ले लीजिए, जब आपके ऊपर सत्ता की ज्यादा ही लालसा आ जाती है, जैसे कि आप देख लीजिए 1947 से लेकर के आप 2025 तक का कार्यकाल देख लीजिए। 2025 से कार्यकाल तक के टाइम पीरियड में आप बीजेपी का जो कार्यकाल है 15 साल का लगभग कार्यकाल के कंप्लीट करेगी। ठीक है, पास अभी जो है आपका 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, 27 29 में इलेक्शन वैसे होने हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बना करके ये 15 साल पूरा कार्यकाल ये अपना करके जाएगी। ठीक है, 15 साल बाद क्या इसी पावर स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रख पाएगी? इसका अगर आप मेंशन करेंगे तो वो उसका जवाब क्या निकल करके आता है? टफ है, मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दैट कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये जो है कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में आए हैं। इनको 232 सीट्स मिली है और इनको जो है कोलिशन करना पड़ा, जिस वजह से ये लोग जो है अब मैकियावेली अब क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनिए आप ध्यान से आप लोग। जैसे वो कहते हैं कि सत्ता कोई वरदान नहीं होती, यानी पावर कोई वरदान नहीं है, आपको किसी प्रकार की ब्लेसिंग नहीं मिली है पावर के लिए कि आपको प्राप्त हो जाएगी ऐसे ही। सत्ता जो है 2 प्रकार से, यानी राजा आप किसी भी राज्य के अंदर 2 तरीके से बन सकते हैं, यानी स्टेट में किसी भी सरकार, किसी भी आप कंट्री में, किसी भी स्टेट में आप जो है उसका रिप्रेजेंटेशन या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपके डेमोक्रेटिक फीचर्स के एक पार्ट है। हम बात करने जा रहे हैं मोनार्की सिस्टम की। ठीक है, मैकियावेली कहते हैं कि राजा आप 2 प्रकार से बन सकते हैं। पहला प्रकार है आपका वंश के अनुसार, यानी अगर आप उसी परिवार में पैदा हुए हैं, जब आप उस परिवार में पैदा होते हैं तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप जो है आगे जाकर के राजा बनेंगे, यानी वो आपको आपकी पीढ़ी से ही मिल रहा है। दूसरा तरीका है राजा बनने का, किंग बनने का, वो क्या है कि आपने जो है वो स्टेट, वो राज्य या तो युद्ध करके प्राप्त किया हो, यानी आपने कोई वॉर की है तो आपने प्राप्त कर लिया, या आपने किसी प्रकार का छल किया हो, छल इन द सेंस कि आपने जो है किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करवा दिया है वहाँ पे और अशांति आ गई है और सिविल ओबीडियंस आने की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की सत्ता को बेदखल कर दिया गया है। ठीक है, और या फिर जो है आपने उस सत्ता को छीन लिया है। छीनना कैसे होता है कि आप राजा के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आपने जो है किसी षड्यंत्र के तहत उस राजा को मरवा दिया है, तो ये होता है सत्ता को छीनना। जैसे कि अगर हम देखते हैं भारत के इतिहास में ही अगर आप गौर करेंगे, महाभारत का टाइम पीरियड ले लीजिए,
युधिष्ठिर जो थे एक चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब पूरे विश्व पे उसने विजय प्राप्त करी थी। समझ आ रही है बात? ठीक है। और वो एक ऐसा राजा था जो सबसे बड़ा राजा था उस समय। लेकिन कौरवों ने क्या किया, जो है जुआ खेला उसके साथ में। जुआ खेल करके क्या किया, उसका सारा राज्य हड़प लिया था। ठीक है, उसका राज्य सारा का सारा ले लिया और इससे क्या हुआ, वो अपनी सत्ता से बेदखल हुआ और उसके बाद उसको वनवास मिला। ठीक है, और उसके ऊपर, उसी राज्य के ऊपर फिर युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद दोबारा से जो है पांडव जीतते हैं और कौरवों को हराते हैं और फिर जाकर के वो दोबारा से उसी राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है आपका किसी भी राज्य को प्राप्त करने का तरीका। हालांकि इसमें एक जो है आप कॉन्ट्राडिक्टरी क्या देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों जो थे, कौरव भी और पांडव भी, वंश के अनुसार पूरी तरह से राजशाही थे, मोनार्की सिस्टम में थे। तो दोनों में से कोई एक तो राजा बनना ही बनना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, संपत्ति को लेकर के इन दोनों के बीच में लड़ाई थी, जिससे संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया था, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। और उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को ग्रोथ किया था, लेकिन दुर्योधन अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ उनको देख देख करके चलता ही रहता था। समझ आ रही है बात? ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आप करंट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, भारत को जब आज़ादी प्राप्त हुई थी 1947 के अंदर, तो उसमें क्या होता है, पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला पाकिस्तान वो है जो पूर्वी पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान वो है जो ईस्टर्न पाकिस्तान है। ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान जो था उसके ऊपर पूर्वी पाकिस्तान का यानी वेस्टर्न पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं था किसी भी तरह का। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि वहां पर 30 लाख जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे उनको मारा गया था। ये एक आंकड़ा है, ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा सच में है और ये गवर्नमेंटेड आंकड़ा है, जिसको बोला जाता है कि ये सरकारी आंकड़ा जिसको बोला जाता है वो है। 30 लाख जो बंगाली मुस्लिम थे उनको मारा गया था वहां पे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 71 के जब वॉर होती है तो 71 में भारतीय सेना वहां पे जाती है और उसको जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी वेस्टर्न पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थलग कर देती है और अलग होने के बाद जो है एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है जिसको बांग्लादेश कहा गया। ठीक है, ये भी सत्ता के ऊपर ही लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगर आप जो है वेस्टर्न सोसाइटीज को देखते हैं तो बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति आपकी होती है। अगर आप यूएसएसआर का जो डिक्लाइन भी है उसको भी देखते हैं तो वो डिक्लाइन का भी मेन कारण क्या था कि पावर आपके पास जरूर थी लेकिन उस पावर को मेंटेन करने की काबिलियत नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यूएसएसआर भी पूरी तरह से विघटित हो गया था, उसका डिक्लाइन हो गया था और वो 11 या 13 राज्यों में जाकर के बट गया था। ठीक है, तो वो यूएसएसआर ना रह करके एक अब जो है सिर्फ रशिया रह गया है। और अगर आप एक और जो नया एग्जाम्पल देख रहे हैं, हाल ही में रशिया की जो लड़ाई है वो यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब यूक्रेन तो छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, वो जरा सी कंट्री है, मैं मान के चलो कि हमारे दिल्ली जितनी होगी या उससे भी छोटी हो सकती है। ठीक है, रशिया काफी बड़ी कंट्री है, तो रशिया एक बारी में ही क्यों नहीं उसको खत्म कर रहा है? क्या रीजन है कि उसने उस युद्ध को इतना लंबा खींचा हुआ है? उसका रीजन ही यही है, वो धीरे धीरे करके उसके सभी टूल्स को खत्म कर रहा है, अपनी सत्ता दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है कि देखो मैं पावर, मेरे पास इतनी ज्यादा है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दिन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैं तुमको पूरी तरह से बर्बाद करूंगा, देन आफ्टर जो है इसको अपने साथ में इमर्ज करूंगा। ठीक है, ये आपके कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है जो मैकियावेली के इस द प्रिंस के साथ में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम इस पे कि जब आप सत्ता में आ जाते हैं, सपोज अगर आप सत्ता में आ गए, आपने सत्ता हासिल कर ली, आप पावर में है पूरी तरह से, आपके सामने 3 बड़े प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कि विरोधियों को चुप कैसे कराया जाए। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है वो लोगों को कैसे आप शांत कराएंगे कि अगर आपने जब सत्ता प्राप्त कर ली। दूसरा, जो आपकी पहले वाली व्यवस्था थी यानी जो आपकी पुरानी वाली व्यवस्था थी, पहले वाला जो सिस्टम था, आप उसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और तीसरा, आप जो है धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था ला रहे हैं। ऐसे में जो पुराने लोग हैं जिनको उसी व्यवस्था का आनंद लेना होता है, उसी सिस्टम का आनंद लेना होता है, ऐसे में उन लोगों को कैसे अपने फेवर में लेकर आएंगे, ये आपके 3 मेजर सबसे बड़े प्रॉब्लम इसमें सामने आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे भारत में 2014 में जब सत्ता चेंज होती है, ठीक है, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम सत्ता में तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की छवि खत्म हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी छवि काफ़ी पुरानी है और उस छवि को बदलने में टाइम भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2014 से पहले का जो टाइम पीरियड था, बस एक टाइम पीरियड अगर आप छोड़ दें अटल बिहारी वाजपेयी का, 99 से लेकर के ये आपका है 2005 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, अगर आप इसको देखते हैं, इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा कि इससे पहले जो टाइम पीरियड था और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, भाई लोगों को जो आदत थी सत्ता किस प्रकार की हो, एक होती है पूर्ण बहुमत की सरकार और एक होती है अल्पमत की सरकार। ठीक है, पूर्ण बहुमत की जो सरकार होगी उसमें सीधी सीधी बात ये होती है कि आपके पास पूरा का पूरा मैंडेट है, मेजॉरिटी है। ठीक है,
अगर आपके पास पूरा का पूरा मैंडेट होता है, यानी बहुमत होता है आपके पास में, ऐसे में आपके पास पावर आ जाती है कि आप किसी भी प्रकार का अगर नियम बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू करना चाहते हैं, तो आप उसको बनाने में पूरी तरह से सक्षम है और आप उसको बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है उस समय, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं सरकार कोलेशन में आ जाती है, कोलेशन इन द सेंस कि मिलीजुली सरकार जिसको बोला जाता है, ऐसी सरकार अगर आपके सामने आती है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है हर समय कि अभी हम जो सरकार पावर में तो है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इसके हित का काम नहीं किया, उसके हित का काम नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि कभी मेरे को जो है ये लोग पूरी तरीके से सरकार से ही बाहर कर दे, सत्ता से ही ना बाहर कर दे। तो ऐसे में एक डर का उनके ऊपर स्थिति रहती है हर समय कि हमको 5 साल ये सरकार चलानी है, और ये 5 साल जब हमें सरकार चलानी है, बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो मेजॉरिटी है, ये जो बहुमत है, ये जो मैंडेट है हमारा बना रहे, किसी वजह से ये कम नहीं होना चाहिए। अगर एक दल ने भी हमसे नाता तोड़ा तो सरकार गिर जाएगी और दोबारा से री इलेक्शन होगी और पावर हो सकता है हमारे हाथ से चली जाए, ठीक है। अब मैकियावेली यहाँ पे ये कह रही है कि अगर मान लीजिए आप सत्ता में आ भी गए हैं, तो आप अपने विरोधियों को चुप कैसे कराएंगे। पहला तरीका उनको क्या है चुप कराने का, या तो उनको पूरी तरह से बाहर कर दो सिस्टम से, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, या फिर उनको ऐसा सिस्टम प्रदान कर दो कि जिस सिस्टम में वो पहले से ही काम कर रहे थे, उसी सिस्टम में उनको पता भी ना चले कि नई चीजें आपने एड ऑन करी है। जैसे 2014 का जो इलेक्शन हुआ है आपका, उससे पहले क्या होता था, जितने भी सरकारी आपके दफ्तर होते थे उनके अंदर बायोमेट्रिक नहीं होता था, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, बायोमेट्रिक नहीं होता था। आपके सामने क्या होता था उस समय कि आपको ऑफिस जाना है, रजिस्टर है, उस पर साइन करना है और फिर आप जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे कोई टाइमिंग मेंशन नहीं होता था कि अगर 9 बजे का दफ्तर है और आप अगर 10 बजे तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके ये जो फिजिकल जो आपकी कमिंग है वो शो नहीं होती थी कि आपका समय क्या है, आप गए हैं, रजिस्टर साइन किया है, आप उसमें टाइमिंग नहीं लिखते थे और ये कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन 2014 के बाद जो है सरकारी दफ्तरों का काम करने का तरीका चेंज हुआ, क्योंकि पावर चेंज हुई, शक्ति चेंज हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकारी जितने भी आपके ऑफिस है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी को बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बीजेपी जो है सरकारी दफ्तरों में सुधार की स्थिति को लेकर के आती है, और वो जो सुधार की स्थिति क्या लेकर के आती है, उसमें उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम करना शुरू किया। यानी स्कूलों में भी आपका बायोमेट्रिक होगा, कॉलेजेस में भी आपका बायोमेट्रिक चलेगा, आपका सरकारी संस्थानों में भी बायोमेट्रिक होगा। इट मीन्स अगर 9 बजे का ऑफिस है तो 9 बजे ऑन टाइम आपको होना होगा। बायोमेट्रिक पे जब आप उसको अंगूठे को लगाते हैं तो आपका समय उसमें सीधे तौर पर रजिस्टर्ड हो जाता है और ये आप क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये पर्सन जो है इतने बजे ऑफिस आ गया था, और उसके बाद जो है उसको उसी तरीके से आराम से काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी के अंदर, क्योंकि बहुत से जब ये 2014 में लॉन्च किया गया था बायोमेट्रिक सिस्टम, तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था, ठीक है, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे जो है हमारा रूटीन खराब हो रहा है, ये सब चीज़ें। सरकार ने तर्क दिया कि देखिए ऐसा है, सरकारी काम होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, अगर सरकारी ऑफिस ही अपने टाइम के अनुसार नियमित रूप से काम नहीं करेंगे तो बाकी जनता कैसे काम करेगी, बाकी जनता को कैसे न्याय मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बायोमेट्रिक से में अटेंडेंस मार्क नहीं करता या बायोमेट्रिक में जो है उसके अनुसार काम नहीं करेगा, तो उसकी सैलरी को हम रोक लेंगे और हो सकता है कि उसको सस्पेंड भी किया जाए। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आई और आज 2025 चल रहा है, तब से लेकर अब तक जो है ये बायोमेट्रिक सिस्टम हर सरकारी संस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलती है वो होती है डिजिटलाइजेशन। मैकियावेली कहते हैं कि सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको बैलेंस करके रखें। अब बैलेंस करने का तरीका इस सरकार ने क्या ढूंढा, जो अभी करंट आपकी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने क्या लॉन्च करी, यूपीआई, ठीक है। हर कोई व्यक्ति, पहले के टाइम में क्या होता था, हर कोई व्यक्ति जो है पर्स लेके चलता था, एटीएम कार्ड लेके चलता था, तो उससे जाकर के उनकी बिलिंग्स होती थी। इस सरकार ने क्या किया है, आफ्टर ये मैं कहूँगी नोटबंदी के बाद से, और जब इन्होंने जनधन योजना शुरू करी थी उसी के बाद से क्या करा था, ज़्यादातर जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको फ़ोन से लिंक कर दिया और यूपीआई को लॉन्च किया, ठीक है। लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि देखिए आपका पैसा है, आपके हाथ में रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप लिक्विड मनी खर्च करो, लिक्विड इन द सेंस कि फिजिकली आपके पास नोट होना चाहिए, आप उसको दो, आप जो है ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, अच्छा लगा उनको पता चलता, फिर डिटेल आती। जैसे मान लो किसी किसान के अकाउंट में अचानक से पैसे आ जाते तो वो किसान बड़ा खुश कि मेरे अकाउंट में पैसे आए और उसको वो वहाँ पे डिजिटली शो हो रहे हैं। मान लो अगर उस किसान को जो है खाद लेने के लिए जाना है या बीज लेने के लिए जाना है, ऐसे में जो वो किसान है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे लेकर के जाए, वो बस अपना फ़ोन लेकर के जाए, स्कैनर होगा उसके पास में, उसको उससे क्लिक करेगा, आराम से चीज़ें खरीदेगा, आ जाएगा। अगर आज के टाइम में आप देखते हैं 1-2 रुपए की जो बाल की रबड़ होती है उसको लेने के लिए भी आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस चीज को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों को जो है आसानी से चीजें उपलब्ध करा दी, सुविधा दे दी इस चीज की कि कोई बात नहीं बॉस, अगर आप पैसे भूल गए कोई बात नहीं है, फोन आपके पास में है, आप अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए, उसके थ्रू जो है आप डिजिटली पेमेंट वगैरह कीजिए। जैसे आप टीचर तो बन गए, लेकिन एक अच्छे टीचर कैसे बनोगे? समझ आ रही है भाई? आपकी क्लास में बच्चे तभी आएंगे ना भाई, आपकी क्लास में बच्चे तो तभी आएंगे ना जब आप अच्छा पढ़ाओगे। सिंपल सी चीज है। जैसे कुछ शासक ये सोचते हैं कि सब चीजें जो है शांतिपूर्वक हो जाएगी, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, शांति से कोई चीज नहीं होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसमें चालाकी दिखाना। ठीक है, आप कितने ज्यादा क्लेवर है, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, वो चीजें जरूरी है। जैसे कि अभी मैं कंटेम्प्रेरी एक एग्जाम्पल दूं, मेरे दिमाग में आ रहा है अचानक से एक एग्जाम्पल। जैसे कि अभी आप हाल में फिलहाल में देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होता है उनका गेटअप उसी तरीके का, जिस स्टेट में जाएंगे ना उसी प्रकार का उनका गेटअप जरूर होएगा। ये हमेशा होता है। ये होता है ब्रांड होकर के, एक ब्रांड को किस तरीके से आगे एक्सपोजर देना है, ठीक है, कैसे दिखाना है कि हम भी आप ही के राज्य के हैं और आपके राज्य के में से ही निकले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें करके देखिए, जिस स्टेट में जौन सी भी पार्टी का इलेक्शन आ रहा होता है, अचानक से उस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, अचानक से नए नए मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमकाने। पिछले 4-5 साल से वो मुद्दे दबे हुए हैं, अचानक से मुद्दे उभर करके सामने आते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसी के द्वारा वो उभर करके सामने आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैकियावेली कहते हैं कि आप सत्ता तो पा गए हैं, लेकिन उस सत्ता को बनाए रखने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आप कितने ज्यादा चालाकी से, स्मार्टनेस से उस चीज को आगे लेकर के जाते हैं, उस सत्ता को लेके जाते हैं। आपके जो विरोधी है, उन विरोधियों को शांत करने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, तो भारत सरकार ने ऑपोजिशन पार्टी से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को चुन करके अलग अलग कंट्रीज में भेजा कि सबूत दिखाने के लिए कि देखिए ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया अटैक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या है? सत्ता को बनाए रखने का तरीका कि देखो वो तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो क्या है, जो पावर वाली पार्टी है वो उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, नॉट टू किसी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बिहाफ पे नहीं भेज रही, भारत के प्रतिनिधित्व के आधार पर उसको भेजा जा रहा है कि आप जाकर के दौरा कीजिए, उस कंट्री में जाकर के बताइए कि देखिए ये जो आपका क्या कहते हैं 26, उसको क्या बोला गया था, पहलगाम अटैक किया गया है, ठीक है, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, और हमारे देश के बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर के बातचीत करी है, वहां के राजनायकों से, वहां के राजदूतों से, वहां के विदेश मंत्रियों से। ठीक है, लगभग 17 या 22 कंट्री की तरफ गए थे ये लोग, और 17 से 22 कंट्रीज में गए थे, और जहां पर इनको एक अच्छा खासा समर्थन प्राप्त हुआ। पता चला कि हाँ भाई, जो टेररिज्म के खिलाफ जो है इन लोगों ने समर्थन किया कि भाई इस तरह का टेररिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप देखें, इसमें कितनी अच्छी स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई है कि अपने रूलिंग पार्टी के लोगों को ना भेज करके उन्होंने जो है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भेजा, भैया आप जाइए क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो चीज लोगों के बीच में क्या चला गया, वो ये गया, दिमाग में क्या गया है लोगों के बीच में, अरे ये तो रूलिंग पार्टी का बंदा है और ये जो है अपोजिशन पार्टी के बंदे को भेज रहा है भारत का बंदा बना, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कितना अच्छा लीडर है ये सारे के सारे, कितने अच्छे तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया फॉर द रूलिंग पार्टी। समझ आ रही है बात? ये होता है सत्ता को बनाए रखने का तरीका। फिर इसके बाद उन्होंने एक और चीज जो जैसे बताई उन्होंने कि जब आप इससे एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा, ये मैकियावेली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि मैकियावेली को जिन्होंने पढ़ा तो उन्होंने उसकी थियोरी को समझते हुए एक एग्जाम्पल दिया। आप देखते हैं जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है, ठीक है, और जब वो किसी नए घर में जाती है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कोई बताएगा? किसी लड़की की जब शादी होती है और नई फैमिली में जाती है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैम वहाँ की कस्टम ट्रेडिशन समझना, रूल समझना। ठीक है, और ठीक है, चलो मैं बात करती हूँ। जैसे कि उस लड़की के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप नई फैमिली में जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि वो लड़की जो है किस प्रकार से उस फैमिली के अंदर एडजस्टमेंट कर रही है, ये चीज़ है। ठीक है, जब वो नई जाती है ना तो सबसे पहले तो सारे रिश्तेदार उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि किस प्रकार से चल रही है, बात कर रही है, बैठ रही है, कैसे खाना खा रही है, ये चीज़ें छोटी छोटी नोटिस करते हैं उस लड़की की। ठीक है, जो कि हालांकि गलत है, लेकिन ये हर इंडियन फैमिली का प्रॉब्लम है, हर इंडियन फैमिली का प्रॉब्लम है ये कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस फैमिली के कुछ अगर ट्रेडिशंस उस लड़की को समझ में नहीं आ रही हैं तो वो उन ट्रेडिशन को करने में
चुकती है, चुकती इन द सेंस कि वो उनको करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ट्रेडिशन ठीक ट्रेडिशन नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिन परिवारों में जो होता है पर्दा होता है, और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पर्दा नहीं होता। सपोज करो कि लड़की ऐसी फैमिली से आ रही है जिसके परिवार में पर्दा होता ही नहीं है, ठीक है, और वो उसकी शादी ऐसी फैमिली में होगी जिसमें पर्दा हो रहा है, ठीक है। अब उसको पर्दा करना पड़ रहा है तो उसको बड़ा अजीब लग रहा है, भाई ये क्या है, मेरे घर में तो मेरी भाभियाँ भी हैं लेकिन उनको तो पर्दा नहीं करने दिया जाता है। अब ऐसे में उस लड़की के सामने क्या चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, कैसे ये पर्दा हटाया जाए, ठीक है। अब आप जो है लड़ाई झगड़े से, जोर ज़बरदस्ती से किसी भी प्रकार के सिस्टम को या किसी भी प्रकार की व्यवस्था को या किसी भी प्रकार के रिवाज को चेंज नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, आपकी जो छवि है वो खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, ठीक है। सत्ता का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का, यानी जो दिमागी तौर पर एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, घर से ही चीज़ें शुरू हो जाती है, घर में ही राजनीति शुरू हो जाती है। तो राजनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें कि जब आप जो है पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि आपको किस तरीके से उसमें राजनीति करनी है, धीरे 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 आप लोगों को अपने पक्ष में लेकर आते हैं। और जब वो लड़की धीरे धीरे उनको पक्ष में लेकर आती है, समझाती है कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है, मेन है कि आप जो है सम्मान दें। अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो आप जो है सामने वाले की वैल्यू भी कर रहे हैं और उसका जो है बहुत ज़्यादा आगे जा करके उसको आगे जा करके एक्सटेंड भी कर रहे हैं। बहुत से रीति रिवाज तो ऐसे है, जैसे कि सती प्रथा को आप ले लीजिए। सती प्रथा का जो विरोध है राजा राम मोहन सिंह ने किया, ठीक है। क्या होता था, लड़की जो है उसका पति मर जाए और लड़की जो है उसको जो है साथ में उसके साथ चिता पे बिठाया जाता था जिंदा, समझ रहे हो, और वो जिंदा वहाँ पे जल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ठीक है, जबरदस्ती बिठाया जाता था। कुछ औरतें तो जो होती थी हंस करके बैठ जाती थी कि अब पति मर गया, अब हमारा क्या काम है। कुछ औरतें नहीं जाना चाहती थी, वो अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसमें उसकी गलती क्या है जो उसको ये सजा दी जा रही है कि तुम भी मरो, ठीक है। तो ये जो वेस्ट बंगाल की ये जो प्रथा थी, सती प्रथा थी, इसको धीरे धीरे जो है जब राजा राम मोहन राय ने अपने ही घर में अपनी ही भाभी को इस तरीके से जलते हुए देखा, तो उसके बाद जो है उनको बड़ा विमेंस के लिए एकदम से वो हुआ कि भाई ये तो बहुत गलत प्रथा है, औरतों का तो ये तो सीधा सीधा दमन किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। ऐसे में विमेंस जो है किसके सामने जाए, किसके सामने बोले कि ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। राजा राम मोहन जी ने बहुत प्रयास किया, अंग्रेजों के साथ उन्होंने वार्ता करी, फिर अंग्रेजों ने तब जाकर के इस प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। सत्ता का सही इस्तेमाल जो है अगर देखा जाए हमारे देश में अंग्रेजों ने किया है। किस प्रकार से सत्ता का इस्तेमाल करना है, 200 साल ऐसे ही नहीं टिक गए वो, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया है। उन लोगों को ढूंढा जो देश के कहीं ना कहीं गद्दार थे और अपना पर्सनल इंटरेस्ट चाहते थे, ठीक है, और उन लोगों से वो गुप्त सूचनाएं लेते थे और फिर उसके आधार पर क्या करते थे, देश के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, मान लो अगर कहीं विद्रोह होने की संभावना है, वो पहले पहुंच करके उस विद्रोह को दबा देते थे, ठीक है। तो सत्ता का सही इस्तेमाल अगर देखा जाए, इन्होंने बड़ा अच्छे से मैकियावेली पढ़ा था, मुझे तो ऐसा लगता है। और ब्रिटिशर्स जो है, क्योंकि यूरोप में ही मैकियावेली का जन्म हुआ है, तो ब्रिटिशर्स जो है मैकियावेली को पढ़कर ही आए होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 200 साल तक जब राज किया है, तो तब जाकर के उन्होंने ध्यान दिया इस चीज़ को कि भाई हमें किस प्रकार से सत्ता को अपना बनाए रखना है। और ये सत्ता बनाए रखने का तरीका क्या है कि आप जो है उन लोगों को पकड़ो जो लोग कहीं ना कहीं सत्ता की नहीं अपने लोगों से सताए हुए हैं और जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है किंतु वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको जो है विश्वास में लो और फिर विश्वास में लेकर के कुछ उनको पर्सनल जो है बेनिफिट दे दो और बेनिफिट देने के बाद फिर जो है उनसे जो है अपने काम कराओ और फिर उसके बाद जो है राज करते चले जाओ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? हमारे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जैसे कि या तो अब आ रहा है मैकियावेली जो सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं, या तो सत्ता का डर दिखाओ या फिर उनका दिल जीतो। दो तरीके से आप सत्ता को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। दमन करो पूरी तरह से या फिर उनके दिल में इस तरीके से बैठ जाओ कि वो आपको जाने ही न दे, ठीक है। और वो उसका एग्जाम्पल क्या है आप लोगों के सामने? पहला हमारे देश में सबसे पॉपुलर नेता कौन रहा है, कोई बताएगा? जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी पुराने टाइम में? हाँ, नेहरू जी, ठीक है, बहुत पॉपुलर रहे हैं वो, बच्चों के लिए भी और यंगस्टर्स के लिए भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर नेता रहे हैं तो वो नेहरू जी रहे हैं। हर कोई चाहता था कि नेहरू जी है वो लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री बने रहे, एक उनकी एक अच्छी खासी छवि थी, ठीक है। अगर आप देखते हैं नेहरू अगर विदेशों में भी जाते थे तो वहाँ पर भी उनका बहुत सम्मान था, बहुत इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया जाता था, ठीक है। जो एक और जो पॉपुलर नेता थे आपके महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। जिस समय हमारे देश में सिविल ओपिनियंस के जो एक चल रहा था, सविनय अवज्ञा चल रहा था, भारत छोड़ो चल रहा था, ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स चल रहे थे, उस टाइम पर महात्मा गांधी एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेता के तौर पर उभर कर आए। हालांकि महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, उनका सीधा सीधा एक ओपिनियन था इस चीज़ को लेकर के। लेकिन
लेकिन गांधी जी जो थे उनको सत्ता की लालसा नहीं थी। वो इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या क्या कहते हैं राष्ट्रपिता नहीं बनना चाहते थे। उनको इस देश को आज़ादी दिलानी थी। उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ थी कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहें जो स्वतंत्र राष्ट्र हो और जहाँ पर अपने ही लोगों के द्वारा खुद की चुनी हुई सरकार हो और खुद का संविधान हो। वो इसी चीज़ के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। उनके अंदर लालसा ही नहीं थी इस चीज़ की कि उनको सत्ता चाहिए। वो इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। अब नेहरू सबसे पॉपुलर नेता थे, तो नेहरू जो है काफ़ी टाइम तक एक बड़े नेता बन करके उन्होंने काफ़ी टाइम तक एज अ प्रधानमंत्री रोल भी निभाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। थोड़ा सा कम टाइम था उनका। फिर उनके बाद जो लंबा कार्यकाल रहा वो इंदिरा जी का रहा है, ठीक है। और इंदिरा जी भी जो थी पॉपुलर नेता थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग था कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम कास्ट सिस्टम देख रहे हैं हमारे देश में, विमेंस को जो है इक्वालिटी के राइट भी ना के बराबर ही देख रहे थे, वो ऐसे टाइम में जो है देश की प्रधानमंत्री बनी थी। क्योंकि उस समय जो था विमेंस जो थी स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकती थी और साथ में जो है स्वतंत्र रूप से जो है वोटिंग करने का राइट भी नहीं रखती थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जो है इंदिरा जी एज अ वुमेन देश की प्रधानमंत्री बनती है। उनकी भी अच्छी खासी एक पॉपुलैरिटी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही थी। इसके बाद जो पॉपुलर नेता थे वो राजीव जी रहे हैं। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक फाइनेस्ट इकोनॉमिक्स थे जो बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं आपके टाइम के। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, उनकी बहुत अच्छी छवि थी और बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे कवि भी थे। साहित्य का इतना अच्छा नॉलेज, राजनीति का इतना अच्छा नॉलेज था उन्हें कि जिसकी आप बखान नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा खासा उन्होंने जो है सत्ता को, देखो आप देखो बीजेपी जो है उस टाइम पर 3 बार जो है सरकार गिरती है, 3 बार सरकार बनती है, लेकिन पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी थी उनकी कि तीनों बार जो है उनको बहुमत मिला है और सरकार उन्होंने बनाई है, ठीक है। लेकिन बनी सिर्फ 5 साल के लिए थी, ये चीज़ हुई है, ठीक है। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नेता आते हैं आपके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इनकी भी पॉपुलैरिटी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए। क्यों है आप सब जानते हैं, किस वजह से है, ठीक है। लेकिन ये उस सत्ता को बनाए रखने का किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये बनी रहे हमारी सत्ता, और ये सत्ता जब हमारी बनी रहेगी तो हम देश के लिए काम कर सकेंगे। अब एक और जो इसमें वो बोलते हैं कि या तो आप जो है लोगों के साथ घुल मिल जाओ और या फिर जो है पूरी तरह से उनको डरा दो। डराने का तरीके वाले कौन सी कंट्रीज आ जाती है? नॉर्थ कोरिया, जैसे कि जिसमें किम जॉन का शासन है। वो क्या कर रहा है? अकेला राजा है पूरे कोरिया का, पूरे उत्तर कोरिया का वो अकेला है, ठीक है, शासक। अब उसने क्या डर बिठा रखा है? उसके जैसा हेयर स्टाइल नहीं करना, उसके जैसे कपड़े का स्टाइल नहीं होना चाहिए, उसके जैसे जूते नहीं होने चाहिए, किसी के भी, कोई भी हो, चाहे वो राजशाही में भी क्यों ना हो, उसकी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन उसकी तरीके से उसकी तरफ जो है नज़र उठा के नहीं देखना, नज़र से नज़र मिला करके बात नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी इनमें से एक भी चीज़ अगर तुमने कर ली, आपको उसी समय ऑन द टाइम डेथ डिक्लेयर हो जाती है, आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है सत्ता में जब व्यक्ति बैठा होता है तो वो किस प्रकार से अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी तानाशाही को बनाए रखने के लिए लोगों में किस प्रकार से डर बैठाता है। ये मैकियावेली भी कह रहे हैं और ये आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में देखने को भी मिल रहा है। आप देख लीजिए, चाइना चले जाइए, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे राजशाही है, मोनार्की सिस्टम है। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एक इस प्रकार का लॉ लागू कर दिया कि वो जब तक चाहे तब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और वहाँ पे भी सरकार का इतना ज़्यादा कंट्रोल है हर चीज़ में कि लोगों में डर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोरोना का टाइम पीरियड ले लीजिए, सबसे ज़्यादा मौतें अगर देखा जाए तो वो चाइना में हुई है, ये आपको पता है? आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है डेथ जो है चाइना में हुई है। एक टेंटेटिव आंकड़ा आप जानते हैं क्या है? कोई बताएगा? लगभग 5 से 6 करोड़ लोग मरे हैं वहाँ पे, और किसी को नहीं पता है कि वो इतने लोग मरे हुए हैं वहाँ पे। 5 से 6 करोड़, और कोई नहीं जानता उनकी डेड बॉडीज़ को कहाँ दबाया गया, उनकी डेड बॉडी के साथ क्या किया गया, कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मीडिया हाउसेस है बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे देश के मीडिया हाउसेस जो है इस समय पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसके द्वारा? रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो वो जो चीज़ दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं, समझ आ रही है? स्वतंत्रता नहीं है इस समय हमारे मीडिया की। लेकिन जो हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह है उनमें जितने आपके जो चैनल चलते हैं वो सारे स्वतंत्र हैं, वो सब दिखाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सत्ता में आप आते हैं तो आपको सत्ता को बनाए रखने का तरीका क्या होता है? या तो आप सत्ता में लोगों के बीच प्यार मोहब्बत के साथ मिलें और उनको प्यार से अपना बना लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको सत्ता का डर दिखाएंगे। जैसे अगर मान लो अगर आपकी कहीं पे नौकरी हो जाती है, जॉब हो जाती है, तो आपका बॉस जो है आपके सर पे चढ़ के बोलेगा मुझे ये काम चाहिए, काम करके दो। आपके क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डर है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो ये मेरा बॉस मुझको हो सकता है निकाल दे। समझ आ रही है बात? वही वो आपका जो बॉस है आपके साथ प्यार से बात करके बोल रहा है कि देखिए थोड़ा सा ये है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे, एक प्रेजेंटेशन देना है, फटाफट कर देते हैं, अच्छा जल्दी से हो जाएगा। तो आप जो है यारी दोस्ती में, प्यार में
कि आपका बॉस इतना पोलाइट है, आप उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्यार-प्यार में वो काम कर देते हैं। सत्ता को बनाए रखने का यही 2 तरीके होते हैं। मैं आई क्लियर? यहाँ आपको समझ में आ गया? हाँ जी। यस मैम। फिर इसके बाद एक और पॉइंट के बारे में वो बात करते हैं, वो क्या है? आपका जो पावर है, आपकी जो ताकत है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं? उस पावर का इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं कि आप जो है अपने दुश्मनों को, जो आपके राइवल्स हैं और जो आपके विरोधी हैं, उनको क्या आप अपना दोस्त बना लेते हैं? और दोस्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप ये अपने कॉलेजेस में भी देखते हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं क्लास में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, किसी ना किसी ओपिनियन को लेकर के, या फिर क्या कहते हैं, इस बात को लेकर के कि देखो मुझसे तो ये बात करता नहीं है या मैं करती नहीं है, ठीक है, तो मैं भी इससे क्यों बात करूँ? हालांकि उस समय आपके पास जो है किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी क्लास में हैं और किसी क्लास में जो है आपका एक सीआर का, सपोज करो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हाँ बोलो, जाते हैं हाँ, तो जैसे आप कॉलेज में जब जाते हैं, अभी आप तो एमए के स्टूडेंट हैं, बीए में आप लोग जो पढ़ रहे थे, तो आप लोगों की जब क्लासेस वगैरह होती थी फिजिकल मोड में होती थी या फिर ऑनलाइन ही होती थी? फिजिकल मोड में होती थी आप मैम। लोग जब फिजिकली बीए की क्लासेस ले रहे थे तो उस क्लासेस में आप लोगों के शायद क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए होंगे। तो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था उसका काम क्या होता था? क्लास के अंदर जो है हर तरह के नोटिफिकेशंस को बताना कि टीचर्स ने किसने क्या नोटिफिकेशन दिया है, क्या बात करी है, ठीक है, इसको लेकर के वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मान लो अगर ग्रुप में पता चलता है कि ये क्लास नहीं हो रही है, वो क्लास नहीं हो रही है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। मान लीजिए कि ग्रुप बनने के बाद अगर कोई टीचर किसी प्रकार का कोई कंटेंट आपको दे रहा है, कोई नोट्स दे रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में आ रही है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपकी पावर, ठीक है। जो आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, अब उसके पास एक पावर है अलग तरह की। वो पावर क्या है? वो आप ही ने दी है उसको, कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, टीचर से रिगार्डिंग, स्टूडेंट से रिगार्डिंग, ऑफिस से रिगार्डिंग, या किसी भी प्रकार के असाइनमेंट या टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, इस ग्रुप में तो हमको मुहैया करा दे, और जो है हम जो है फिर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उसके विरोधी भी होंगे। विरोधी इन द सेंस किस तरह का विरोधी? कि यार ये है ना बड़ा लेजी काम करता है, इसको समझ में तो आता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, फिर भी ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता रहता है, ठीक है। ऐसा होता है, ये जनरल चीजें हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो मैकियावेली है वो बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन करता है। वो कहता है कि देखो आपके पास पावर है, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जो आपके राइवल्स होते हैं, आप उन राइवल्स को किस प्रकार से अपने फेवर में लेकर आएंगे, कॉन्फिडेंस में लेकर आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आपका विरोधी पक्ष है, जैसे देख लीजिए भारत जो है, हम भी अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में बात करें, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने एक थाली परोस करके प्रपोजल रखा गया था अमेरिका और यूएसएसआर के द्वारा कि आप आइए, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो नाटो और सियाटो ग्रुप है, उनको आकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये भारत के सामने प्रपोजल था, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर तरीके से कि आप नई नई कंट्री अभी आज़ाद हुई है, आपको डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आइए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। भारत ने उसको सिरे से नकार दिया, ठीक है, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि देखिए हम किसी प्रकार का कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, हम जो है विकासशील राष्ट्र है और हम जो है नॉन अलाइनमेंट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। यानी गुट निरपेक्ष एक मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, जिसके अंदर ज्यादातर जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना एक अलग से ग्रुप तैयार किया, ठीक है। इसको लेकर के जब भारत ने ये चीज करी थी तो रशिया का हमारे प्रति हमेशा से जो नजरिया है या रवैया है वो हमेशा से सॉफ्ट रहा है। अमेरिका उस समय जो थोड़ा सा है ना परेशान हो गया था कि भाई ये कैसी कंट्री आ गई जिसने अचानक से क्या किया, ऐसी कंट्रीज को अपने फेवर में ले गई जो कंट्रीज पूरी तरह से, जिनके पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, किसी प्रकार के टूल्स नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, नए नए अभी इंडिपेंडेंस प्राप्त करी है, और ऐसे में जब इनको विकास करना है तो पैसा चाहिए, और ये लोग, ये कंट्री जो है हमारे फेवर में ना आकर के डेवलपिंग कंट्री की तरफ चले गई है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। उसके साथ 2 और कंपेनियन कंट्री थी जो तीनों ने मिलकर के इसका जो है इस ग्रुप को अलाइन किया था, बनाया था, ठीक है। अब इसको लेकर के चर्चा होनी शुरू हुई भारत को लेकर के विशेष रूप से कि भाई इंडिया जो है एक अलग तरह की कंट्री है। उसने अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का काम क्या किया है कि उसने जो है किसी प्रकार के ग्रुप को फेवर नहीं किया, किसी सुपर पावर को फेवर नहीं किया। सुपर पावर को अगर उस समय हम फेवर कर देते, मान लो किसी भी सुपर पावर को हमने फेवर कर दिया होता, तो आज जो हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंस नहीं रहती। क्योंकि कॉलोनियलिज्म का एक और जो रूप जो आपको देखने को मिलता है वो होता है फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म। यानी आप जो है उसकी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप जो है उसकी सोशल पावर को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप जो है उसके जो फेथ है, रिलीजन्स है, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी को। अगर एक बार आपने उसकी इकोनॉमी कंट्रोल कर ली तो ये बाकी तीनों चीजें भी आप अपने आप कंट्रोल कर जाएंगे। और पहले कॉलोनियलिज्म का स्वरूप क्या होता था? पहले कॉलोनियलिज्म होता था कि आप सबसे पहले कंट्रोल करते हैं उसकी पॉलिटिकल पावर,
पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में आती है तो सब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप कंट्रोल करते हैं उसकी इकोनॉमिक पावर को, ठीक है। ये दो मेन पावर अगर आपके हाथ में आ गई, उसके बाद जो है आप पूरी तरह से उस राष्ट्र पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन न्यू कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वो क्या है? फाइनेंशियली जो है कैप्चर करो। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, समझ आ रही है बात? आपका ये बांग्लादेश, ये कंट्रियां ऐसी कंट्रियां हैं जो पूरी तरीके से दूसरी कंट्रियों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और उस फाइनेंस को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं कि उनको जो है एयर स्पेस देते हैं, जो जिन कंट्री से इनको पैसा आ रहा है, यहाँ पर जो है राष्ट्र राजमार्ग बनाने की जगह देते हैं, यानी सड़कें बनाने का जगह देते हैं, एयरपोर्ट की सुविधा देते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो आप जब अपने ही टेरिटरी में किसी अन्य कंट्री को काम करने का मौका दे रहे हैं, काम इन द सेंस कि उनके लिए अलग से एयरबेस बना रहे हैं। एयरबेस बनाने का क्या मतलब है भाई? आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी खुद की सॉवरेनिटी है। अगर ऐसे में जो आप है किसी और कंट्री को एयरबेस बनाने का दे रहे हैं, एयरबेस मतलब कि आप जो आपके जहाज वगैरह, जो फाइटर प्लेन्स है, मिलिट्री जहाज है, वो उस एयरबेस में ही उतरेंगे, ठीक है। और एयरबेस बनाने की परमिशन देने का कारण, परमिशन होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने राष्ट्र की संप्रभुता के साथ जो है, सॉवरेनिटी के साथ जो है, पूरी तरह से एक क्या कहते हैं उसको, वो कर गए हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी जो सॉवरेनिटी है वो नहीं रह पाती है। समझ आ रही है बात? मैकियावेली इसी बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप पावर में आ गए, पर आप अपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाओगे? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज क्वेश्चन ऑफ यू, ठीक है। अब जैसे कि भारत जो है अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा उसका रिलेशनशिप चल रहा था अभी तक, ठीक है। पर जैसे ही यूक्रेन को लेकर के अमेरिका को लगा कि भारत जो है इसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो अमेरिका ने चिढ़ करके क्या किया? टैरिफ लगा दिया, ठीक है। टैरिफ लगाने से क्या हुआ? इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में खटास आ गई, एक गैप आ गया, ठीक है। कुछ गैप इस चीज को लेकर के आया हुआ है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बार बार अमेरिका ये कर रहा है कि मैंने इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता है या इनके बीच में जो सीज फायर है मैंने कराया। बार बार ट्रम्प ये बात कह रहा है। भारत सरकार की तरफ से एक बार भी इस बात को लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने साफ बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार ट्रम्प जो है बोल रहे हैं इसी चीज को। ट्रम्प के जो आप जितने भी स्टेटमेंट देखते हैं, उनके स्टेटमेंट हर 5 मिनट में बदल जाते हैं इंडिया को लेकर। कभी कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, कभी कहते हैं कि नहीं मैंने सीज फायर की बात करी थी पाकिस्तान के साथ में, लेकिन भारत जो है माना नहीं है इस चीज को लेकर के। डीजीएमओ कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, उधर से पक्ष आया था सबसे पहले सीज फायर को लेकर के। तो यहाँ पर अमेरिका जो है ना उसकी छवि खराब होने लग रही है इस चीज को लेकर के, ठीक है। फिर इसके बाद टैरिफ वॉर शुरू होता है, इंडिया से चिढ़ करके वो टैरिफ लगा देता है, ठीक है। किस बात को लेकर के कि चाइना के साथ तो भाई ये चीजें स्टॉप ही नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। तो चाइना कह रही हूँ, रशिया के साथ तो ये स्टॉप ही नहीं कर रहा किसी चीज को लेकर के। तो रशिया का किसी तरीके से ट्रेड जो है वो रोकना पड़ेगा, तब जाकर के वो है जो यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा, युद्ध को समाप्त करेगा। और वो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि भाई वो यूक्रेन के साथ युद्ध क्यों समाप्त करे, क्योंकि यूक्रेन भी अड़ा हुआ है। यूक्रेन कह रहा है कि मेरे को तो जो है नाटो ज्वाइन करना है। रशिया जो है इस बात पे अड़ा हुआ है कि भाई मैं अपने राष्ट्र की जो टेरिटरी है, ठीक है, उसको कैसे पूरी तरह से इनसिक्योर होने दूं। भाई रशिया का ओपिनियन बिल्कुल ठीक है इस बात को लेकर के, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। यूक्रेन की वजह से जब यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो सदस्य राष्ट्र जो है वो बनना चाहता हूं और मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, तब जाकर के रशिया ने उसके साथ वॉर छेड़ा था। उन्होंने पहले बातचीत के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई देखो ऐसा मत करो, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो इनसिक्योर हो जाएगी अगर तुमने नाटो ज्वाइन कर लिया। क्योंकि नाटो का तो रूल ही बहुत क्लियर है कि मान लो अगर किसी वजह से नाटो सदस्य राष्ट्रों के साथ लड़ाई होती है, यूक्रेन के साथ ही हो गई, तो जितनी भी नाटो की कंट्रीज हैं, मेंबर ऑफ नेशंस हैं, वो सारे मिलकर के उस राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है ना, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में जो मैकियावेली है वो यही बात कह रहे हैं, वो साफ साफ तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई युद्ध आप जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद बहुत आवश्यक हो जाता है ये चीज समझना कि आप सबसे पहले जो आपके मित्र हैं उसको तो मित्र बना के ही रखो, लेकिन जो आपके दुश्मन है, ठीक है, जो आपके दुश्मन है आप उनको भी जो है अपना मित्र बनाने का प्रयास करो। अगर वो आपका मित्र नहीं बन पाते हैं ना, तो या तो उनको सत्ता से बिल्कुल बाहर कर दो या फिर पूरी तरह से उनको दबा दो। यहाँ ये मैकियावेली बहुत क्लियर शब्दों में इस चीज को मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ? है ना? ठीक है। आई होप कंटेम्प्रेरी जब मैं आप लोगों को नेशंस के एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी किस तरीके से इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। और जो भी कंटेम्प्रेरी आउटगोइंग सोर्सेस होते हैं वो आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से ही जुड़ा हुआ मामला होता है, जुड़ी हुई चीजें होती है। और आप जो है
उन्हीं के साथ जुड़ करके सारा काम करते हैं, ठीक है। आप चाहे इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ लो, या फिर अंबेडकर का पेपर पढ़ लो, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ ही जुड़ी होती है। और नए कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के साथ रह करके ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ मैं कि आप किसी भी फिलॉसफी को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप उसका ओरिजिनल टेक्स्ट समझ जाते हैं तब आप उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे जब आप उसको रीड आउट करेंगे। मे आई क्लियर ऑफ दिस? ठीक है, यहाँ हम क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका मैकियावेली कंप्लीट हो रहा है, ऑलराइट। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे।